देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार मार्केट कैप नीचे गिर रहा है। 21 लाख करोड़ रुपए की कंपनी मात्र रह गई है 16.5 लाख करोड़ रुपए की। अगर देखा जाए तो हर महीने 64,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लॉस हो रहा है मार्केट कैप के अंदर। पर दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये नुकसान केवल और केवल मार्केट कैप के अंदर हो रहा है, ना कि बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे कोई नुकसान नहीं है। रिलायंस ग्रुप इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जियो के सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्रीज ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी प्रोजेक्ट काफ़ी दूर है, 2026-27 में पूरा होगा। और साथ ही साथ लोन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो है। आपको क्या लगता है? रिलायंस ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये सच में डूबने वाली है, लगता है आपको? दोस्तों आज करेंगे रिलायंस की सभी कंपनियों का, सभी सेक्टर्स का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से। मैं हूं आपका दोस्त मधुकर शर्मा और आपको बताऊंगा कि क्या रिलायंस के स्टॉक के अंदर रुकना चाहिए या अभी और ले लेना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए। सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, बने रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कोर बिजनेस है वह है ऑयल रिफाइनरी का। इसका काम है बाहर से कच्चा तेल ले लेना, उसको रिफ़ाइन करना, रिफ़ाइन करके पेट्रोल अलग निकाल के, डीजल अलग निकाल के देश की घरेलू कंपनियों को बेचना, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करना। अब से कुछ समय पहले तक 60 से लेकर 70% के आसपास का जो शुद्ध मुनाफा हुआ करता था उसे ऑयल रिफाइनरी कंपनी से ही हुआ करता था, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही हुआ करता था। इस कंपनी की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी और इसी कंपनी के नाम से पूरे ग्रुप को रिलायंस ग्रुप कहा जाता है। ये कंपनी केवल तेल ही नहीं निकालती बल्कि पैसा छापती है, बस हाथ डालो और पैसा निकाल लो। तो अंबानी ने इस कंपनी से बहुत पैसा बनाया है और इसी कंपनी के दम पर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खड़ी करी हैं, केवल और केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे। लगता है दोस्तों मोटा भाई को किसी की नज़र लग गई है, लगातार प्रॉफिट और मार्जिन के अंदर कमी आ रही है। दोस्तों क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर और नीचे जाना ये कारण नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को पता होता है कि कब इंपोर्ट करना है कब नहीं करना है। जब प्राइस कम होता है तो इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो इंपोर्ट कम कर देते हैं। तो इस चीज़ को तो वो मैनेज कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है डॉलर और रुपये में। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि बात सही नहीं है, क्योंकि ऑयल तो हमारे यहाँ नहीं होता, हमें तो इंपोर्ट करना ही होता है। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर में ख़रीदना पड़ता है और डॉलर तो हमारे पास नहीं होता, डॉलर तो यूएस का है। तो सबसे पहले हम अपने रुपये से डॉलर ख़रीदते हैं और डॉलर से ऑयल। और अगर डॉलर महंगा होता जाएगा और अपना रुपया सस्ता होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, तो हमें उतने ही डॉलर के लिए ज़्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। मतलब तेल तो अभी भी सस्ता है लेकिन पैसे हमें अभी भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है हमारे प्रॉफिट और मार्जिन पे, जो कि ठीक बात नहीं है इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए। एक बात तो मोटा भाई को शुरू से पता थी कि ऑयल बिजनेस हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा जो प्रॉफिट आज हैं वो ऐसे रहेंगे नहीं। तो उन्होंने एंट्री मारी टेलीकॉम में, रिटेल में और रिन्यूएबल एनर्जी। और टेलीकॉम में क्या एंट्री मारी, धमाकेदार एंट्री। फ्री 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 के चक्कर में छोटे मोटे प्लेयर तो भाग ही गए और जो बड़े प्लेयर बचे उनके साथ कंपटीशन में मतलब बराबरी पे पहुंच गए, क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर इनके साथ जुड़ गए थे। लेकिन प्रॉब्लम की तो अभी शुरुआत होनी है, अभी तो होगी शुरुआत। कुछ दिनों तक तो फ्री मिला, क्योंकि जहां हम 300 रुपये 250 रुपये 1 GB 1.5 GB के लिए खर्च किया करते थे, अब वो फ्री में मिलने लगा तो लोग बहुत सारे जुड़े इनके साथ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब जियो ने थोड़े से चार्जेस मांग लिए कि भाई थोड़े से पैसे तो दे दो हमें भी, कुछ लोग तो नाराज़ हुए, ठीक है चलता रहा। लेकिन बाद में जब फिर से एक बार और बढ़ा दिए तो अब लोगों को समझ में आ गया कि यार अब इसके प्राइस भी इतने हैं, इसके भी प्राइस इतने हैं, अब दोनों में कंपेयर करके देखो कि सर्विस किसकी बेटर है। अब जब सर्विस कंपेयर की तो जैसे एयरटेल है, सर्विस उसकी अच्छी है, नेट भी अच्छा चलता है, सर्विस भी अच्छी है, तो कुछ लोग एयरटेल में शिफ्ट हो गए। और कुछ लोगों ने देखा कि यार अब सस्ता कौन दे रहा है, तो उधर दिखाई दिया BSNL। हालांकि सर्विस बहुत अच्छी रही है उसकी, लेकिन सस्ते के चक्कर में उधर शिफ्ट हो गए। तो लगभग 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर खोए हैं जियो ने, जो चले गए BSNL की तरफ। तो यहाँ पर ये नुकसान है। अब BSNL के पास जब 1.25 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर आ गए हैं, सरकार को लगा कि यार बिना कुछ किए 1.25 करोड़ 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर आ गए तो भाई कुछ कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे। तो अब 5G लॉन्च वो भी कर रहे हैं। अब जब 5G लॉन्च हो जाएगा BSNL में और सस्ती सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। जो गए हैं सब्सक्राइबर हो सकता है कि वापस लौट के ना आए,
थोड़े बहुत लौट के आ सकते हैं पर सारे लौट के नहीं आएंगे अगर 5G लॉन्च हो गया BSNL का। तो अब एक प्रॉब्लम और आ गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम केवल रिलायंस के लिए नहीं है सभी के लिए, लेकिन दिग्गज प्लेयरों को ज़्यादा फर्क पड़ता है उससे। और वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है? वो प्रॉब्लम आई है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने क्या कहा है? ट्राई ने कहा है कि भाई आप जो सब्सक्रिप्शन पैक देते हैं लोगों को, अपने यूजर्स को, वो इंटरनेट और कॉलिंग दोनों को कंबाइन करके देते हो। जबकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको केवल कॉलिंग करनी होती है, इंटरनेट डाटा नहीं चाहिए, और बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको केवल इंटरनेट डाटा चाहिए, कॉलिंग नहीं चाहिएगा। तो अब ट्राई ने कहा है कि आपको कॉलिंग का डाटा, कॉलिंग अलग देनी पड़ेगी और डेटा अलग देना पड़ेगा। जिसको कॉलिंग लेनी है वो कॉलिंग ले, जिसको डाटा लेना है वो डाटा ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क पड़ेगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में। अब बात करते हैं रिटेल सेगमेंट की। तो रिटेल सेगमेंट में जिसके जितने ज़्यादा स्टोर उसकी उतनी ज़्यादा सेल्स, उसका उतना ज़्यादा रेवेन्यू और साथ में उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अब पिछले दिनों में 464 स्टोर खोले और 436 बंद भी कर दिए, तो नेट कितने बचे? 28 स्टोर। मतलब ये ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं है। अब रिटेल में कमाई कहाँ से होती है? तो 3 सेगमेंट मेन है। कपड़े बेचते हैं, ग्रॉसरीज और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब कपड़े में और एसेसरीज में जूडियो ने बाजी मार ली। जूडियो के लगातार नए स्टोर खुलते जा रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया स्टोर खोल देता है, तो यहाँ तो बाजी मार ली है जूडियो ने। अब बात करते हैं ग्रोसरीज की। तो ग्रोसरीज में ब्लिंकिट है, जेप्टो है, डी मार्ट है, स्विगी है। यहाँ इन सब ने भाई सब आतंक मचा के रखा है, ये तो जगह नहीं देंगे किसी को आने की। अब करते हैं बात इलेक्ट्रॉनिक गुड की। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, इन्होंने भाई साहब किसी नए प्लेयर को आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ रखी है। तो गला काट प्रतियोगिता चल रही है भाई साहब रिटेल के अंदर। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हल्के है, मतलब प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्के प्रॉफिट है। तो यहाँ पर तो बात बन नहीं रही है अभी फिलहाल। अब कमाई तो इतनी अच्छी खासी हो नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं भाई। लगभग 11 बैंकों से $2.9 बिलियन के आसपास का कर्जा लिया है, जिसमें कुछ भारतीय बैंक है और कुछ जापान की बैंक भी है। तो दोस्तों ये कर्जा ले क्यों रहे हैं और नेट कर्जा है कितना? तो दोस्तों दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार मोटा भाई पे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है जो कि इनको देना है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोटा भाई के पास कैश इन हैंड लगभग 2,34,000 करोड़ तो वैसे ही है। तो अगर नेट कर्जा देखा जाए तो लगभग 1.15 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो कि मैनेजेबल है, आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये कर्जा लिया क्यों है, क्या कारण है? तो दोस्तों कारण है जामनगर में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्या नाम है? सोलर गीगा फैक्ट्री। यहाँ पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब मतलब प्लांट लग रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 2026-2027 के आसपास पूरा होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो पैसे लग रहे हैं ना, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वहाँ से अभी कमाई नहीं हो रही है, लेकिन 2026-27 के आसपास अच्छी खासी कमाई होगी। दोस्तों अब फाइनली चलते हैं हम स्टॉक के प्राइस पे, जो लगातार गिर रहा है पिछले 6 महीने से। क्या कारण है कि लगातार स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है? तो दोस्तों कारण है FIS, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लगातार अपना माल बेच रहे हैं, और ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये हमेशा होता है। जब भी मार्केट टॉप पे होती है, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई हो जाती है, तो वैल्यूएशन को नीचे लाने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए वो अपना माल बेचते हैं। हर 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में ऐसा होता है, मार्केट में करेक्शन आता है। तो ये करेक्शन की गिरावट है, केवल रिलायंस में गिरावट नहीं है, पूरे क्षेत्र। अगर आप स्मॉल कैप देखो, मिड कैप देखो, लार्ज कैप देखो, हर जगह गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ एक कंपनियों को छोड़ के, अदरवाइज हर जगह गिरावट है। FIS ने लगभग 5% के आसपास का माल बेच दिया है। दिसंबर 2024 तक जो FIS की होल्डिंग है वो 19 रह गई है, मतलब 24 से 19, 5% इन्होंने घटा दिया। लेकिन उसके बदले उसके जो अगेंस्ट में DIS की होल्डिंग जो 14% थी वो 19 आ गई, मतलब उन्होंने 5% बेचा और इन्होंने 5% खरीद लिया, मतलब पूरी ऑब्जर्व कर ली उनकी सेलिंग को। ऐसा नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है इसीलिए स्टॉक गिर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इवन बेटर हो गई है पहले की तुलना में। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो प्रॉफिट है ना, लगभग 2000 करोड़ रुपीस बढ़ के आया है। आने वाले समय में इसके प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इसके साथ जुड़ जाएगी। साथ साथ ऑयल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऑयल इंडस्ट्रीज़ रहेगी, रिन्यूएबल एनर्जी भी रहेगी, और साथ में और प्रोजेक्ट्स भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग है, इसमें से डर के कभी भी अपना माल बेच के, अपना स्टॉक बेच के नहीं जाना है। जैसे ही इसके अंदर कोई भी करेक्शन आता है, उस करेक्शन पे हमेशा स्टॉक लेना होता है, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लेना स्टॉक को खरीदने बेचने से पहले। तो ये था दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और रिलायंस ग्रुप का एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।